नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। क्यों खट्टर जी बन गए कट्टर जी? दूसरा प्रश्न, क्या आपको पता है पंकज सिंह जी की छुपी प्रतिभा? और तीसरी बात, क्यों केवल खब्बू तिवारी विधायक जी को टारगेट किया जा रहा है? तो आज सबसे पहले बात कर ले रहे हैं खट्टर जी के कट्टर बनने की। खट्टर जी ने एक बयान अभी कल परसों दिया जिसमें इन्होंने कहा कि खुले में नमाज पढ़ना सहन नहीं किया जाएगा। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो खुले में नमाज पढ़ने की परमिशन थी वो सारी विड्रॉ कर ली। खुले में नमाज का वो समझ लीजिए, जुमे की नमाज जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जमात में पढ़ी जाती है, ये सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। मुसलमानों के यहाँ एक है कि इस नमाज की बहुत अहमियत है। और उस नमाज के लिए क्योंकि मस्जिद पर्याप्त है नहीं या मस्जिद इतनी बड़ी नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो जमात कई जगह वो नमाज एक किसी खुले जगह में पढ़ी जाती है। और ये ज़्यादातर जगह पे, हो सकता है कुछ जगह ना हो, पे वो थाने की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से पढ़ी जाती है। उससे हो सकता है किसी का थोड़ा व्हीकल का वो दिक्कत होता हो, लेकिन वो सब धर्मों का कुछ ना कुछ, किसी का झांकी निकलती है, किसी का जगराता होता है, किसी का कुछ ना होता ही रहता है। हम लोग हनुमान जी के उस समय हम लोग पूड़ी खिलाते हैं, ये सब कुछ ना कुछ होता रहता है, ये सब जगह है। इस सितंबर 2021 से एक हिंदुत्व ग्रुप है जो जुमे की नमाज का गुड़गांव में, उसको अब गुरुग्राम बोलते हैं, में उसका विरोध कर रहा है किसी न किसी रूप में। वहाँ पे 2018 में दोनों समुदाय के लोगों ने बैठ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 37 जगह चिन्हित की थी जहाँ पे ये खुले में नमाज होगी। वो उसमें से 8 जगह अभी एक महीना या 2-4 हफ्ते पहले उसमें से विड्रॉ की गई। 11 दिसंबर मतलब कल 14 जगह पे ही केवल खुली जगह पे नमाज पढ़ी गई। मैं आपको इसके साथ टेलीग्राफ की हेडिंग लगा रहा हूँ, टेलीग्राफ पेपर आप भी देख सकते हैं। टेलीग्राफ के अनुसार पुलिस जुमे का मतलब शुक्रवार को खुले में नमाज की सुरक्षा कर रही थी। हिंदुत्व के जो एक्टिविस्ट थे उसको डिस्टर्ब, ऐसा मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, हिंदुओं के भक्ति गीत गाए जाते हैं और नमाज के वक्त कुछ लोग आके वहाँ पूजा भी करने लगते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक इस पे एपिसोड भी किया था। एक गुरुद्वारे ने और एक प्राइवेट व्यक्ति, वो यादव जी थे, उन्होंने अपने प्राइवेट घर में इस नमाज को पढ़ने के लिए आमंत्रित भी किया था कि भाई अगर आपके पास खुली जगह नहीं तो आप हमारे यहाँ आइए। शुरू में कुछ चला भी, लेकिन अब लोकल विरोध के कारण वहाँ पे भी नमाज अब नहीं पढ़ी जा रही है। गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के अल्ताफ अहमद का कहना है, इसी पेपर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि हरियाणा जो शहरी विकास प्राधिकरण है उसमें इनको ज़मीन नहीं अलॉट होती है। उनका कहना है कि पहले भी कई बार एप्लीकेशन जमा हुई है, लेकिन एप्लीकेशन के साथ EMD जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है वापस कर दिया जाता है। और मुस्लिम काउंसिल का कहना है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 42 जगह, 42 जगह मंदिर को और 18 जगह गुरुद्वारा के लिए ज़मीन दी है, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए केवल एक ही जगह लैंड अलॉट किया। तो उनका कहना है हम इसको लेने को, खरीदने को तैयार हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं। अभी अक्टूबर 2021 में भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। तो कोई ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम जब जबरन पढ़ेंगे, उनको लैंड अलॉट हो जाए, उसकी जो भी जैसे भी सिस्टम होता है वो कर दिया जाए, वो लोग अपनी। और वो कह रहे हैं कि अब हम मस्जिद को वर्टिकल बढ़ाएंगे, ऊंची बनाएंगे, जिससे एक साथ ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकें। दूसरी एक समस्या मुस्लिम काउंसिल कह रही है कि वहाँ वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन हर शहर में होती है, उस प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो गया है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको खाली नहीं करवा रहा है, करवा नहीं पा रहा है या करवा नहीं रहा है। तो अगर वो भी खाली करवा दें वक्फ की ज़मीन, तब भी इनके पास ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी जहाँ पे ये अपनी मस्जिद बना सकते हैं। तो एक तो अगर ज़मीन मिल जाएगी तो इनके पास इनकी समस्या ये ख़त्म हो जाएगी। अब मेरे हिसाब से मैं इसको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। मेरे हिसाब से अगर खट्टर साहब ये समान भाव से कह रहे हैं कि सड़क पे कहीं पे भी, वो कहना सब लोग अपने घर में अपना
इबादत करें, अपना जैसे वो करना है वो करें, चाहे हिंदू, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सब लोग अपने घर में धर्म। अगर ये सबके लिए लागू हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक धर्म के लिए नहीं, सारे धर्मों पर धार्मिक आयोजन सड़क पर प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं इस विचार का हूं, क्योंकि मैं अगर बाहर निकलता हूं तो उसमें यह प्रतिबंध, लेकिन वो सारे धर्मों के ऊपर फिर लागू होना चाहिए। आपको अगर याद हो, CANRC में भी एक धर्म विशेष के को नागरिकता न देने की बात थी, बाकी था कि इनको देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे, उसके बारे में साइलेंट थे। दिक्कत वहां थी। अगर आप सबको दे रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं तब दिक्कत है। ये आप जितनी देर भी हो सकता है, खट्टर जी के कट्टर बनने की कहानी सिर्फ ये है कि वोट है, उनको लगता है कि इसको करने से जो मेजॉरिटी है वो एक जगह कंसोलिडेट होगी, क्योंकि मेजॉरिटी के कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता है कि देखो माइनॉरिटी को कैसे हम लोग, जो भी उनका एक अपना विचार हो सकता है। लेकिन एक बेसिक बात बता दूं, बुनियाद में नींव जिसको बोलते हैं, अगर एक भी ईंटा, एक भी पत्थर हिलता है ना तो पूरी इमारत कमज़ोर होती है। ये हरदम ध्यान में रखिएगा खट्टर साहब, इस तरह के वेंचर्स को करने के लिए। अब बात जरा हम लोग कर लें पंकज सिंह साहब की बात। पंकज सिंह साहब हमारे राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर उनके लड़के हैं, नोएडा से विधायक हैं, और अभी आज एक फिर पेपर में छपा है, वो पेपर के हवाले से बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंशियल पद के प्रत्याशी होने की संभावना है। पंकज सिंह जी का स्पोर्ट्स से कितना रिश्ता है, क्या स्पोर्ट्स करते हैं, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला कि वो कभी कुछ खेले हों, या वो जैसे बचपन में कुछ लोग गिल्ली डंडा खेले हैं, तो कुछ लोगों ने खो खो खेला है, तो कुछ लोगों ने क्रिकेट खेला है। लेकिन पंकज सिंह साहब की पत्नी जो हैं सुषमा सिंह जी, वो 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग में, तो पत्नी को की वजह से उनको ये हक है कि भाई वो इसमें कुछ बात कर सकें। पंकज जी लेकिन वर्तमान में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। फेंसिंग एसोसिएशन वो जो आपको पता है ना, तलवारबाजी जो होती है उसके, अब मतलब हो सकता है तलवार चलाते हो भाई, क्योंकि तलवार का कहीं उन्होंने शिक्षा ली हो, लेकिन मेरी जानकारी में फेंसिंग एंसिंग से उनका कोई वो रहा हो तो आप लोग भी बताइएगा। अब उनके सेक्रेटरी साहब जो हैं, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं पंकज साहब के, उनका नाम है राजीव मेहता जी। क्योंकि इस सब के पीछे वो आपस की खींचतान है। मैं 2 मिनट में राजीव मेहता जी के कुछ आपको बता के मेन मुद्दे पे आ जाऊँ, क्योंकि वो एक लंबी स्टोरी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। राजीव मेहता जी कौन है, क्योंकि जो इसके बेसिकली सूत्रधार हैं इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाने के, इनके बारे में भोलानाथ सिंह जी जो हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ, वो भी लगा दे रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि जो हमारे राजीव मेहता साहब हैं काफ़ी तंदुरुस्त हैं, वो प्रेसिडेंट हैं उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन के, वो प्रेसिडेंट हैं उत्तरांचल स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के, वो डायरेक्टर हैं ऑल द डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जितनी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सबके डायरेक्टर, 14 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, फुटबॉल के भी क्रिकेट के भी। मतलब हमारे यहाँ एक ही खिलाड़ी कितने खेल खेल सकता है। अच्छा, ओलंपिक एसोसिएशन के तो हो ही गए। फिर वो चेयरमैन हैं इंडियन खो खो फेडरेशन के। क्रिकेट खेल के आते नहीं, क्रिकेट खेल के 14 जिले में क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट का सुपरविजन करते हैं, फिर जल्दी से आके फुटबॉल देख लेते हैं उत्तरांचल में, फिर उधर तलवारबाजी कर लेते हैं पंकज सिंह जी के एसोसिएशन में आके, फिर वो खो खो भी खेल लेते हैं। इंडियन चेयरमैन है इंडियन खो खो फेडरेशन के, फिर वो प्रेसिडेंट हैं एशियन खो खो फेडरेशन के। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताएं, अभी हाल तक वो प्रेसिडेंट थे लूज फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब लूज यार क्या बोला जाता है, LUGE नाम है उसका। एक 30 सेकंड का एक मैं क्लिप ला, एक नए तरह का स्पोर्ट्स है, कुछ लेट जाइए और वो खिसकता है, जो बच्चे वो लेके खींचते थे पहले गांव में, कुछ उसी तरह का खेल है लेकिन जरा मॉडर्न लोगों का। अब वो हट गए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को जो दीपा मेहता जी हैं उनको उसका लूज फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया है। अच्छा, उनकी पत्नी जी भी काफ़ी जगह व्यस्त रहती हैं। उनकी पत्नी जी प्रेसिडेंट हैं उत्तरांचल स्विमिंग एसोसिएशन की भी, वो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी। अब इन लोगों का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो मुझे लगता है पंकज जी का, मेरे हिसाब से एक व्यक्ति हैं, जय शाह साहब। क्योंकि जय शाह साहब BCCI के सेक्रेटरी हो गए हैं।
अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हो गए हैं। और आप सबको पता ही है, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा, गुजरात में हैं इतने यशस्वी पिता के, वो मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे जो गुजरात में मेरे मित्र कह रहे हैं, एक्सीलेंट फील्डर, एक्सीलेंट बॉलर, एक्सीलेंट विकेट कीपर, एक्सीलेंट फील्डर, वो सब चीज़ों में पारंगत हैं। तो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। तो शायद जय शाह साहब की तरह पंकज जी भी कुछ इसमें इंस्पायर होके उन्होंने भी फेंसिंग को, अभी तलवारबाजी, और अब वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बनने की चेष्टा में है। अब तीसरी बात कर लें हम अपने खब्बू तिवारी जी को, क्योंकि खब्बू तिवारी जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। खब्बू तिवारी जी का पहले तो मैं नाम बता दूं, इनका नाम इंद्र प्रताप तिवारी है उर्फ खब्बू तिवारी। अब ये विधायक नहीं है, लेकिन विधायक जी कहा जाए, क्योंकि जीवन में एक बार भी कोई विधायक हो जाता है गाँव में तो फिर वो जीवन भर विधायक रहता है। तो विधायक जी जो हैं वो 2007 में इन्होंने सपा से लड़ा इलेक्शन, 2012 में इन्होंने बसपा से लड़ा, मतलब पार्टी हरदम गलत चुनते रहे, लेकिन 2017 में सही पार्टी चुनी, भाजपा, और विधायक हो गए। इनकी कुछ खूबियां हैं, 3 ही खूबियां मैं गिनाऊंगा। पहली खूबी, इन्होंने हत्या की है। वो बहुत, हत्या कोई ऐसी खूबी नहीं है किसी विधायक के लिए, खास करके इस समय, जिस पे आप कहो कि आप आउटस्टैंडिंग, जैसे होता है ना कि व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या है। तो हत्या इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउ। रेप भी थोड़ा कॉमन हो गया है, लेकिन पहली खूबी इनके ऊपर हत्या का आरोप है, उसी के चक्कर में अभी जेल में भी है। दूसरी खूबी इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो किसी के पास नहीं थी। इन्होंने 2017 इलेक्शन से पहले कसम खाई थी कि अगर मैं जब तक विधायक नहीं बनूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और इसके लिए जो हमारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो इस समय मंत्री हैं, उन्होंने वहां की जनता से अपील की थी कि इनको विधायक नहीं, इनकी शादी भी हो जाए, इसलिए इनको वोट दे दीजिए। वो भी आप देख लीजिएगा। जब चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद ही शादी करेंगे, मतलब उससे पहले तो करेंगे नहीं। तो भैया, मैं तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ कि दूल्हा घोड़ी चढ़ने से पीछे न रह जाए, विधायक बना ही दीजिए। तो क्षेत्र को विधायक, दूल्हा विधायक बना ज्यादा पसंद आएगा। अब तीसरी जो जिस वजह से है, वो ऐसी खूबी है जो मुझे समझ नहीं आता कि ये खूबी है नहीं है। इनकी एक जाली मार्कशीट का मामला था, और एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी 18 अक्टूबर को उसमें ये पाया कि इन्होंने जाली मार्कशीट लगाई थी 1990 में अपने बीएससी सेकेंड ईयर के, उसमें उसको सही पाया, 5 साल की सजा की, और उसी की बिना पे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इनकी विधायकी से इनको निष्कासित कर दिया, मतलब बर्खास्त हो गए हैं। अब ही इज नो मोर अ विधायक। अभी मामला 1990 का है, बीएससी का है, सेकेंड ईयर में इन्होंने फेल हो गए थे, उसके बाद नकली मार्कशीट लगा दिए थे। अब मेरा मतलब विधायक जी से सिर्फ ये पूछना है, हम लोगों के यहाँ भाई जिस जगह उत्तर प्रदेश से जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे एक हम लोगों की क्वालिफिकेशन होती है 10वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, 12वीं फेल। तो ये अपना क्वालिफिकेशन कहते हैं बीएससी सेकंड फेल। आप तो उस एनवायरनमेंट से आ रहे थे, क्यों आप गलत लगाए भाई? क्योंकि हम लोग यहाँ फेल भी एक क्वालिफिकेशन होती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये लगता है कि 1-2 यूनिवर्सिटी हैं, अब आप अपने इस समय जिस दल में उसमें जरा खोज खाज किए होते तो 1-2 यूनिवर्सिटी हैं जो आपको नई तरह की डिग्री दे देती हैं, जिसका देश में जैसी डिग्री किसी और के पास होती ही नहीं। तो वहाँ काम बिल्कुल पक्का गारंटी शुदा होता, आपको कोई पकड़ भी नहीं पाता। अब तीसरी बात, ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए मुझे नहीं पता है। जैसे अगर किसी के घर में कुछ, मान लीजिए किसी के पिताजी थोड़ा लंगड़ा के चलते हों, तो उसके बेटे के सामने आप फिर लंगड़े होने की बात नहीं करते हैं। किसी के पिताजी थोड़ा अनपढ़ हों तो आप नहीं बात करते हैं कि नहीं अनपढ़ों की बात नहीं करते। तो उसी तरह से मुझे लगता है खब्बू तिवारी जी की डिग्री वाले मामले पे किसी विरोधी पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। आज केवल इतना ही। चलते चलते एक बार आप सबसे फिर आग्रह, मेंबरशिप हमारे चैनल की लीजिए, मंथली सब्सक्रिप्शन दीजिए, और नहीं तो अगर आपको वन टाइम मदद कर देंगे तो वो भी हमें इस चैनल को चलाने में बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें।
आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।